नमस्कार दोस्तों, राजनीति शास्त्र एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम प्रश्न नंबर 91 से शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं यूकेपीएससी लेक्चरर के पीवाईक्यू सीरीज 2021 में क्वेश्चन क्या आया था। तो क्वेश्चन आया था 91 नंबर का कि एक साइड आर्टिकल थे, एक साइड प्रावधान दिए गए थे, तो इनका मिलान करना था। तो सही आंसर है बी। आइए इसको सीधे डायरेक्ट देखते हैं। देखो, आर्टिकल 245 का मिलान मैंने किया है जो डी से संबंधित था, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के क्षेत्र से। अगर 248 की बात करें तो शेष शक्तियां संसद को दी गई है आर्टिकल 248 में। रेजिजुअरी पावर्स गिवन टू पार्लियामेंट, ठीक। आर्टिकल 249 की बात करें तो राष्ट्र हित में संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। और आर्टिकल 251 सुप्रीमेसी ऑफ यूनियन लॉ, यानी संघीय कानूनों की सर्वोच्चता, जो कि बी सही था आंसर। इसको देखते हैं सही से फिर से। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के क्षेत्र की व्याख्या करता है, ठीक। अनुच्छेद 248 संसद को शेष शक्तियां, रेसिजुअरी पावर्स देता है, यानी अवशिष्ट शक्तियां देता है। मतलब यदि कोई विषय संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं है तो उस पर संसद कानून बना सकती है, ठीक। अनुच्छेद 249 की बात करें तो यदि राष्ट्र हित में राज्य सूची का कोई विषय महत्वपूर्ण हो तो राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करके संसद को उस विषय पर कानून बनाने की अनुमति दे सकती है। अनुच्छेद 251 की बात करें तो यदि संसद का कानून और राज्य का कानून परस्पर विरोधी हो तो संसद का कानून सर्वोच्च माना जाएगा। आसान भाषा में समझें तो 245 क्षेत्र से संबंधित बात करता है, 248 शेष शक्तियां संसद को, यानी अवशिष्ट शक्तियां संसद ये केंद्र को देती है। 249 की बात करें तो राष्ट्रीय हित में संसद का कानून है, ठीक है। और 249 संसद का कानून राज्य पर हावी, ठीक। बाकी विकल्पों की बात करें तो बाकी विकल्प बिल्कुल गलत है, ठीक। बाकी विकल्प सही नहीं है। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो भारत में रेजिजुअरी पावर्स या शेष शक्तियां केवल संसद को ही दी गई है आर्टिकल 249 के अनुसार, जबकि अमेरिका में ये राज्यों को मिलती है, ठीक। आर्टिकल 249 में संसद का राज्य सूची पर कानून बनाने का आधार केवल राष्ट्रीय हित के मामले में ही होता है। बार बार पूछा जाता है कि रेजिजुअरी पावर्स किसके पास है, संसद के पास है। राष्ट्रीय हित में संसद कब राज्य सूची पर कानून बना सकती है, तो आर्टिकल 49 के तहत। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस, लेजिस्लेटिव पावर्स आर्टिकल्स 245 से 251 तक जुड़ा हुआ है, ठीक। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है और आने की कितनी इसकी संभावना रहती है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो आइए, क्वेश्चन आया था, मूल क्वेश्चन, निम्न में से क्या राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में गलत है। तो पहला ही गलत है कि यह 15 अगस्त 1952 को अस्तित्व में आया है। 15 अगस्त ना होकर ये 6 अगस्त को अस्तित्व में आया था। बाकी सारे ऑप्शन सही है। आइए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन था, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी के बारे में दिए गए कथनों में कौन सा सही, ये गलत था। जबकि यह ठीक है, जो 15 अगस्त 1952 को अस्तित्व में आया, ये वाला ऑप्शन गलत था। आइए इसके बारे में देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में योजना प्रक्रिया, प्लानिंग प्रोसेस और केंद्र राज्य समन्वय, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए एक शीर्ष निकाय था, ठीक। इसके बारे में एक टेबल से हम समझते हैं। जो यह ऑप्शन था 15 अगस्त 1952, ये गलत था। एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1952 को एक कार्यकारी प्रस्ताव, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के माध्यम से किया गया था, न कि 15 अगस्त को, ठीक। इसका उद्देश्य जो बी ऑप्शन है, देश में संतुलित और तीव्र विकास सुनिश्चित करना था, बिल्कुल सही है। एनडीसी का मुख्य उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके देश के संसाधनों और प्रयासों को मजबूत करना था। अब सी वाला ऑप्शन क्या था कि इसमें प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और आयोगों के सदस्य शामिल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के
प्रशासक या उपराज्यपाल और योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक, अब नीति आयोग, योजना आयोग नहीं है, अब नीति आयोग। यह राष्ट्रीय योजना के निर्माण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। एनडीसी का एक महत्वपूर्ण कार्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना के लिए दिशा निर्देश की समीक्षा करना और उसे अंतिम अनुमोदन देना था। लेकिन अब देखते हैं इसका कार्य अब क्या रूपांतरित कर दिया गया है। एनडीसी का वर्तमान दर्जा क्या है? अब एनडीसी को अब एक कार्यात्मक निकाय के रूप में नहीं देखा जाता। यह योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग के गठन के बाद एनडीसी की भूमिका को भी प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल ने एनडीसी के कई कार्यों को अपने हाथ में ले लिया, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को शामिल करके केंद्र राज्य समन्वय सुनिश्चित करना शामिल है। ठीक, अब बाकी उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को होती है। यह एक असंवैधानिक संस्था है। ठीक, और अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्य केंद्रीय मंत्री सभी उपराज्यपाल यूटी के मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं की स्वीकृति देता था। यह राज्यों को विकास प्रक्रिया में शामिल करना, संतुलित और तेज विकास सुनिश्चित करना। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो एनडीसी की बैठकें अब नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के समानांतर होती है। एनडीसी का महत्व अब घट चुका है, लेकिन यूपीएससी नेट स्टेट एग्जाम में ये बार बार आता रहता है, तो ये हमें याद रखना है कि एनडीसी की स्थापना कब हुई। ठीक, और क्या यह संवैधानिक संस्था है? नहीं, यह असंवैधानिक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, प्लानिंग, नीति आयोग एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से जुड़ा है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो यह कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 93 को देखते हैं। मूल क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद एक साइड था, एक साइड प्रावधान, इसमें भी है। ठीक, सही मिलान है, ऑप्शन ए सही है। आइए इसको देखते हैं। तो जो आर्टिकल 353 है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राज्यों तक विस्तारित है, ये बी के साथ सही मिलान है। 354 का ए के साथ आपातकाल के दौरान राजस्व का वितरण। 355 का डी के साथ संघ का कर्तव्य राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना। और जो 358 है उसका सी के साथ अनुच्छेद 19 का निलंबन। तो सही आंसर ए था। तो आइए इसको देखते हैं। अनुच्छेद 353, आपातकाल में संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों तक बढ़ जाती है। ठीक, अनुच्छेद 354, आपातकाल में राजस्व के वितरण की व्यवस्था संसद कर सकती है। अनुच्छेद 355 की बात करें तो केंद्र का कर्तव्य है कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए। अनुच्छेद 358 की बात करें तो आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। किसके तहत? 358 के तहत। आसान भाषा में समझें तो आपातकाल के समय केंद्र को राज्यों पर अतिरिक्त अधिकार मिलते हैं और कुछ मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाना। बाकी विकल्प बिल्कुल गलत है। ठीक, अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, तो 356 राज्य आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 355 किससे जुड़ा है? तो केंद्र का कर्तव्य राज्यों की रक्षा करना, इससे जुड़ा है। और अनुच्छेद 358 अनुच्छेद ये 19 का निलंबन आपातकाल में, इससे जुड़ा हुआ है। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352 से 360 तक जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है और आने की इसकी कितनी संभावना रहती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन 94 क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सी वाला विकल्प सही नहीं है। प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या कुल लोकसभा सदस्यों के 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 12 की जगह कितनी है? 15% है। तो यही गलत है और बाकी सब सही है। आइए इसको समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं।
उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो अनुच्छेद 74 और 75 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री सदन का नेता और वास्तविक कार्यपालक होता है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी सही सीमा क्या है? 15%, न कि 12%। और यह बात राज्यों में भी लागू होती है। तो राज्यों में भी 15% की बात की गई है, लेकिन जहां सीट कम है वहां कम से कम 12 सदस्य, मतलब मुख्यमंत्री सहित क्या होने चाहिए? मंत्रिपरिषद में शामिल होने चाहिए। आसान भाषा में समझे तो प्रश्न में 12% लिखा है, जो गलत है। असल में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा सदस्यों का 15% होती है। बाकी विकल्पों की व्याख्या देखें तो पीएम इज लीडर एंड रियल एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल सही बात है। भारत में वास्तविक कार्यपालक प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद है, ठीक। और दूसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एडवाइस, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करते हैं। ये 12% वाली बात गलत है, सही है 15%, जो 91वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ठीक। तो सही राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रयोग करते हैं। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो अनुच्छेद 74 का क्लोज 1 राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा है, और अनुच्छेद 75 का क्लोज 1A ये है 91 फर्स्ट अमेंडमेंट 2003, मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति की बात की गई है इसमें, और बार बार पूछा गया है मंत्रियों की संख्या की सीमा कितनी होनी चाहिए? 15%। किसके तहत? 91वां संविधान संशोधन के तहत, जो 2003 में होता है। क्षमादान शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 72 के तहत, और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही यह प्रयोग किया जाता है। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जुड़ा हुआ है। और एग्ज़ाम आप लोग देख सकते हो, एग्ज़ाम रेफरेंस कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी कितनी आने की संभावना है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो प्रश्न है 95 वाला प्रश्न आया था, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह इनमें से क्या क्या कर सकता है? तो सही आंसर डी वाला है, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है, ठीक। आइए इसको देखते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो अनुच्छेद 312 क्या कहता है? संसद नए ऑल इंडिया सर्विसेज, सर्व भारतीय सेवाएं जिनको बोलते हैं, वह बना सकती है, लेकिन यह तभी संभव है जब राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। इसका उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक सेवाओं में एकरूपता और अखंडता बनाए रखना। वर्तमान में ऑल इंडिया सर्विस की बात करें तो 3 ही हैं केवल, आईएएस हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और आईपीएस, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस बोलते हैं, और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आसान भाषा में समझे तो अगर नई सर्व भारतीय सेवा जैसे आईएएस आईपीएस बनानी हो तो राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। बाकी विकल्पों की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो होता है, यह काम संसद के दोनों सदन करते हैं, केवल राज्यसभा नहीं करता, ठीक। और रही बात राष्ट्रपति चुनाव का, निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 से 55 तक है जो आर्टिकल में, वह निर्धारित होता है, ठीक है। राज्यसभा इसका गठन नहीं करता, ये भी गलत ऑप्शन हो जाता है। और फिर मनी बिल केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, बाध्यकारी नहीं। रही बात डी ऑप्शन की, तो यह बिल्कुल सही था कि 312 का सही प्रावधान है। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो संविधान में सरदार पटेल ने आईएएस और आईपीएस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य सूचियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज को विशेष स्थान दिया गया। बार बार पूछा जाता है अनुच्छेद 312 किससे जुड़ा हुआ है? ऑल इंडिया सर्विसेज से। और ऑल इंडिया सर्विसेज के उदाहरण क्या क्या हैं? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस।
ध्यान रखना यही 3 है, इसके अलावा नहीं। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यूनियन एंड स्टेट सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 312 से जुड़ा हुआ है। बात करें एग्ज़ाम रेफरेंस की, तो एग्ज़ाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कि कितने इम्पोर्टेंट यह है और कितने चांस है इसके आने की। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के ये प्रश्न और उनका विश्लेषण आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी राजनीति शास्त्र एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट और आने वाली सीरीज़ का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जिन लोगों ने पिछले वीडियो अब तक नहीं देखे हैं वो पहले के पार्ट जरूर देखें क्योंकि हर वीडियो पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजनीति शास्त्र एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें, जहां आपको फ्री एग्जाम मटेरियल्स, यूकेपीएससी पॉलिटिकल साइंस के करंट अफेयर्स अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जिन छात्रों को इस पीवाईक्यू सीरीज की पीडीएफ खरीदनी है वो टेलीग्राम से सीधे ले सकते हैं। फिलहाल पहले 11 प्रश्नों का एनालिसिस पीडीएफ मैंने एक सैंपल के रूप में फ्री अपलोड किया है, उसे जरूर डाउनलोड करें और पढ़ें। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें क्योंकि सफलता एक दिन की मेहनत नहीं, हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और शुभकामनाएं।